Hello beta, welcome back. Beta, we started the chapter, the interview, and two videos are uploaded of this chapter. In the first one, we discussed summary of this chapter. In the next one, we started the reading of this chapter, word-to-word explanation of this chapter. Okay, now let's revise what we read out up to now. Then we will continue the remaining part. Remaining part को क्या करेंगे? Continue करेंगे. Reading है ये हमारी reading का part है और इस chapter की third video है. ठीक है, कौन सा lecture है? Third lecture है. नाउ लिसन केयरफुली. अब सुनना बेटा ध्यान से. देखिए, नेम ऑफ द चैप्टर द इंटरव्यू. द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. ओके, in the first part, this chapter is having two parts. In the first part there is a description regarding interview term के regarding description है. इंटरव्यू वॉज इन्वेंटेड 130 ईयर्स एगो. इस टर्म की स्टार्टिंग 130 साल पहले हुई थी. नाउ एट प्रेजेंट इट हैज़ टेकन अ कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म में बहुत ही कॉमन प्लेस इसका हो चुका है. एवरी लिटरेट पर्सन इज फैमिलियर विद दिस टर्म. सम हैव गिवन इंटरव्यू, सम हैव टेकन इंटरव्यू, सम हैव रेड आउट इंटरव्यू. किसी ने इंटरव्यू पढ़ा है, किसी ने इंटरव्यू दिया है, किसी ने इंटरव्यू लिया है. ठीक है. एंड सम कलेक्टिवली देर इज़ अ रिप्रेजेंटेशन वट पीपल थिंक रिगार्डिंग दिस वन. सम सेज, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है बेटा, कलेक्टिवली हैं. शुरू में जो पॉइंट चलेंगे ना वो कलेक्टिवली हैं कि सारे लगभग मेजोरिटी में क्या सोचते हैं. ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, कलेक्टिवली नेगेटिव पॉइंट बता दिए. ठीक है, पॉजिटिव क्या है? सम क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सम पुट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम ऑन इट एंड सेड दैट इट्स हाईएस्ट फॉर्म. ठीक है, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स एन आर्ट. ये एक आर्ट है, प्रैक्टिस है, हाईएस्ट फॉर्म है. कुछ कहते हैं ये एक अनवारंटेड इंट्रूजन है. किसको कह रहे हैं? इसको मैं किसको बोल रही हूँ? इंटरव्यू को. ठीक है, वो कहते हैं इंटरव्यू तो बहुत हाईएस्ट फॉर्म है, इंटरव्यू तो एक कला है, इस तरह से पॉजिटिव बोलते हैं. कुछ कहते हैं ये तो अनवारंटेड इंट्रूजन है कि बिना वारंट के, बिना परमिशन के किसी ने आपकी लाइफ में एंट्री कर दी है. इंट्रूजन का मतलब होता है बेटा एंट्री करना. ठीक है. डिमिनिशेस का मतलब होता है डिक्रीज, कम करना. डिसलाइक करते हैं वो इसे, उन्हें लगता है कि लोग इंटरव्यू टर्म उनको, उनकी क्वालिटीज़ को कम कर देता है. इंटरव्यू जो है उन्हें क्या करता है? डिसलाइक करता है, उन्हें पसंद, सॉरी वे लोग जो हैं वो इंटरव्यू को जो है वो डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते. ठीक है. then this was this particular material related to collectively views, and now one by one some celebrities name are included in that and individual views are represented. The first one, the name is represented in the chapter, that is V.S. Naipaul. किसका है? V.S. Naipaul. V.S. Naipaul says that interviews, ठीक है, interviewer wanted another one. ठीक है. होम मीन्स इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू मैंने बताया था, इंटरव्यू देने वाला, दैट पर्सन इज वाउंडेड. वो क्या हो जाता है? हर्ट हो जाता है. इंटरव्यूअर हार्टेड दैट पर्सन. इंटरव्यू लेने वाला उस इंसान को क्या करता है? हर्ट करता है. ये जो हमने पढ़ा है उसका ब्रीफ में बता रही हूँ. फिर लेविस कैरोल का है कि लेविस कैरोल के मन में क्या था? हॉरर था, डर था इंटरव्यू टर्म के लिए. अब बेटा 4 नाम और आएंगे आगे जो हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. आई होप यू गॉट द थिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट. देखिए, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज की रीडिंग हमने लेविस कैरोल के बाद से स्टार्ट कर दी है क्योंकि लेविस कैरोल हो चुका है यहाँ तक, अम्यूजमेंट तक. अब आ गया रुडयार्ड किपलिंग. ध्यान से समझना बेटा. रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेम्नटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर. रुडयार्ड किपलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंडेम एटीट्यूड दिखाता है. कंडेम का होता है बेटा डिसरिस्पेक्ट. ठीक है, डिसरिस्पेक्टेबल एटीट्यूड टुवर्ड इंटरव्यूअर के लिए उसके मन में बहुत ही तिरस्कार वाला, बेइज्जती वाला उसका एटीट्यूड है. मीन्स इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है. ठीक है, कि उसको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखता. His wife Caroline writes in her diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by 2 reporters from Boston. समझ रहे हो कि जो उसकी वाइफ है ना कैरोलिन, किसकी वाइफ है? रुडयार्ड किपलिंग की. मैंने कहा था इंडिविजुअली बातें चल रही हैं. ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग के मन में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है इंटरव्यूअर के लिए. उसकी वाइफ ने भी अपनी डायरी में, जो कि एंट्री 14 अक्टूबर 1892 की एंट्री है, पता है ना, जब डायरी लिखते हैं तो पहले क्या डेट लिखी जाती है, किस डेट की एंट्री कर रहे हो आप. ठीक है. दैट डे वॉज रेग्ड का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रॉयड. उसने लिखा कि उनका दिन बर्बाद कर दिया 2 रिपोर्टर ने जो बोस्टन से आए थे रुडयार्ड किपलिंग का इंटरव्यू लेने. मतलब देखो, हम तो खुश होते हैं कि कोई हमारा इंटरव्यू लेने आता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि वो लोग उसका इंटरव्यू लेने आए और उन्हें ये लग रहा है कि उनका दिन बर्बाद कर दिया. अब आगे देखिए. शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स. वो रिपोर्ट करती है, बताती है
मतलब अपने डायरी में मेंशन करती हैं कि उसके हस्बैंड ने रिपोर्टर्स को क्या कहा। देखो ये कहा, जो इन्वर्टेड कोमा में जितना पार्ट है ना यहाँ तक, ये सारी बातें रुडयार्ड किपलिंग ने के द्वारा कही हुई हैं, जो कि रिपोर्टर्स को कही। व्हाट ही सेड, नाउ लिसन। वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, मैं क्यों मना करता है इंटरव्यू देने से। बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि एक ऐसा काम है इमोरल है, ठीक है। इमोरल भी वेयर देयर इज़ नो मोर्टेलिटी, जहाँ पे कि वो मोर्टेलिटी ना हो, मीन्स सॉरी वो मोरल ना हो, जैसे नैतिकता ना हो, ये अनैतिक काम है, ठीक है। इट इज़ अ क्राइम, ये क्राइम है। ये रुडयार्ड किपलिंग बोल रहा है, ये बातें ना अंडरलाइन कर लेना प्लीज़। रुडयार्ड किपलिंग कंसीडर इंटरव्यू टर्म एज एन इमोरल एक्ट एज अ क्राइम, ठीक है। ही कंसीडर इट अ क्राइम जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई क्राइम किया जा रहा है किसी इंसान के अगेंस्ट, ठीक है। एज एन असॉल्ट, असॉल्ट का मीनिंग होता है बेटा अटैक, जैसे कि अटैक किया जा रहा है उस पर। एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और बिल्कुल कैसा, जैसे कि उसके लिए क्या होनी चाहिए, पनिशमेंट दी जानी चाहिए। भी ये ऐसा क्राइम है एक अटैक के जैसे है, जिसके लिए क्या देनी चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए। इट इज़ कोवार्डली एंड वाइल, वाइल का मतलब होता है बेटा एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ठीक है, कि ये बिल्कुल कायरता वाला एक्ट है, बिल्कुल अनप्लीजेंट है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, कोई भी इज्जतदार आदमी इसके बारे में नहीं पूछेगा, और बिल्कुल भी थोड़ा भी इसके बारे में, ये भी हमें बहुत कम ही जो है वो रिटर्न में देता है, ना वो बताएगा, ना तो इज्जतदार पूछेगा, ना इज्जतदार कुछ भी बताएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के वो क्या कह रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड बता दिया। 2-3 वर्ड याद कर लो, ही कंसिडर इट इमोरल, ही कंसिडर इट क्राइम, एंड कंसिडर दैट पनिशमेंट मस्ट बी गिवन फॉर दिस एक्ट। गॉट इट। कौन खत्म हुआ, रुडयार्ड किपलिंग। आगे सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, सॉरी, वन मोर सेंटेंसेज लेफ्ट। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. फिर भी इतने नेगेटिव बातें होने के बावजूद भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड का मतलब होता है कमिट मिस्टेक बेटा। उसने खुद ये गलती की, यही सेम अटैक उसने मार्क ट्वेन पे किया ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ ही साल पहले, ठीक है। जब ये बुक लिखी ना, शायद उस सिचुएशन की बात है कि खुद तो पहले नेगेटिव बोलता था और अभी कुछ दिन पहले उसने खुद इंटरव्यू लिया। आगे सुनिए, किसका, मार्क ट्वेन का। अब आते हैं H.G. वेल्स। नेक्स्ट आपका कौन है बेटा, H.G. वेल्स। H.G. वेल्स की देखो, रुडयार्ड किपलिंग इतने में ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब सुनिए, H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। एक ही बात बोली, ज़्यादा नहीं बोली H.G. वेल्स ने। H.G. वेल्स ने एक इंटरव्यू में 1894 में उसने इंटरव्यू दिया, और उसमें कहता है कि इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, इंटरव्यू को क्या बोला उसने, ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब होता है बेटा टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क। वो इंटरव्यू लेने की प्रोसेस को क्या बोलता है, डिफ़िकल्ट टास्क। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। देखिए, हालांकि वो इसे ऑर्डियल समझता है, लेकिन बाद में वो फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू दिए उसने बहुत सारे। इंटरव्यू होता है इंटरव्यू देने वाला, और इधर ऊपर आपका वर्ड था इंटरव्यूअर, ये था शायद ऊपर, यहाँ पे ये रहा इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर मतलब इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू देने वाला, ठीक है। तो उसने खुद बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, और 40 साल बाद उसने खुद जो है वो जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया, ठीक है। ये कौन ख़त्म हुआ, H.G. वेल्स। 2 बातें आ गई देखो, आज 2 नेम आपके एक्स्ट्रा ऐड हुए यहाँ पे, 2 नेम्स। द फर्स्ट नेम इज़ रुडयार्ड किपलिंग, द फर्स्ट नेम इज़ रुडयार्ड किपलिंग, ओके। एंड सेकेंड, रुडयार्ड किपलिंग कंसिडर इट क्राइम, ही कंसिडर इट इमोरल एक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। एंड कंसिडर पनिशमेंट मस्ट बी गिवन, समथिंग यू कैन राइट डाउन, कैरोलिन हिज वाइफ, ओके। देन थर्ड नेम इज नेक्स्ट नेम इज सॉरी H.G. वेल्स, ठीक है। 2 तो आपके ऊपर हो चुके थे, 1 2, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। H.G. वेल्स कंसिडर इट ऑर्डियल, ही कंसिडर इट ऑर्डियल, ठीक है। डिफ़िकल्ट सॉरी ऑर्डियल, वो इसे क्या कंसिडर करता है, डिफ़िकल्ट टास्क कंसिडर करता है। चलें आगे। इवन लेटर ही हिमसेल्फ गेव इंटरव्यू एंड ही टुक इंटरव्यू ऑल्सो,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेम आ गया सोल बिलो। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप आ गया। अब व्यूज सोल बिलो के चल रहे हैं, जोसेफ स्टालिन के नहीं हैं। गेटिंग, देखिए अब सोल बिलो आ गया। सोल बिलो who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprint on his windpipe. Soul below who has agreed, कंसेंटेड का मतलब क्या होता है बेटा, एग्रीड, जो कि बहुत बार जो है इंटरव्यू देने के लिए सहमत हुआ बहुत सारे ओकेजन्स पे। नेवरदिलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू प्रोसेस को ये बोलता था कि ये थंब प्रिंट के जैसे, जैसे विंड पाइप पे किसी ने क्या लगा दिया, थंब प्रिंट लगा दिया। मीन्स नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू। गेटिंग द पॉइंट। कौन बोलता है ये, सोल बिलो। लास्ट नेम है बेटा ये। I have written 4 in this notebook and the last one is soul below. I hope you are getting. चलिए, if you are not getting बेटा then you can ask, आप पूछ सकते हैं। Yes, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. Yes, despite the drawbacks. What we read out up to now? Drawbacks. The 5 persons thoughts we read out here and all were having negative attitude regarding interview. So writer is saying yes despite ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, लेकिन फिर भी इतने सारे ड्रॉबैक्स के बावजूद भी इट इज़ द सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का कैसा मीडियम है, सुप्रीम मीडियम है। आर यू गेटिंग? These days more than at any other time our most vivid impression of our contemporaries are through interviews. ठीक है, अब वो क्या कहता है, इन दिनों more than at any other time, भाई ज़्यादा से ज़्यादा अब जो हम इस टाइम पे कर रहे हैं और ज़्यादा क्लियर जो इम्प्रेशन है हमारे कंटेम्प्रेरीज़ का। कंटेम्प्रेरीज़ होता है बेटा समकालीन, सेम टाइम पे काम करने वाले लोग, उन्हें बोलते हैं कंटेम्प्रेरीज़। ठीक है, कि हम जैसे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर बोल रहा है ये बातें, वो कह रहा है कि आज के हमारे टाइम के जितने भी राइटर्स हैं उनके बारे में जो हम क्लियरली जान पा रहे हैं वो किसकी हेल्प से जान पा रहे हैं, इंटरव्यूज़ की हेल्प से। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने कहा कि इन दिनों दिस डेज इंटरव्यू इज़ द मीडियम, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन नो रिगार्डिंग द कंटेम्प्रेरीज। ठीक है, आज के टाइम के राइटर्स के बारे में जान पाते हैं। नाउ डेनिस ब्रेन आल्सो सेड पॉजिटिव थिंग। Dennis Brain has written, almost everything of movement reaches us through one man asking questions of another, and it's करेक्ट ऑल्सो, कि भी कोई भी चीज़ हमारे तक कैसे पहुँची, जब एक आदमी क्वेश्चन पूछता है दूसरा आंसर देता है, देन वी आर गेटिंग द थिंग्स। सो इंटरव्यू इज़ अ मीडियम ऑफ गेटिंग नॉलेज, यू कैन से दैट। ठीक है, कि ये किसके जैसे हैं, नॉलेज गेन करने का एक मीडियम है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। इसी के कारण आज इंटरव्यूअर द पर्सन हु इज टेकिंग इंटरव्यू, उसे कितनी अच्छी पोजीशन मिल गई है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है बेटा दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, जो पहले नहीं मिली थी, जो पावर उससे पहले नहीं थी, जो इन्फ्लुएंस उससे पहले नहीं था। नाउ ही गॉट दैट पावर एंड गॉट दैट इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। गॉट इट? नाउ द फर्स्ट पार्ट इज एंडेड बाय दिस पॉजिटिव थॉट। इस पॉजिटिव थॉट के बाद आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज स्टार्टेड। वी विल रेड आउट अप टू दिस पार्ट, इन द नेक्स्ट वी विल कंप्लीट दिस इंटरव्यू। नाउ लिसन, कि किसका इंटरव्यू है, थोड़ा इंट्रो दिया है, उस इंट्रो को पढ़ लेंगे, बस आज इतना ही करेंगे। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको ने कहा मैं वो प्रोफेसर हूँ जो कि संडे को नॉवेल्स लिखता हूँ। अम्बर्टो इको क्या है यहाँ पता चलेगा, सुनिए। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मानभन फ्रॉम द हिंदू। ठीक है, now listen beta, the following is an extract from an interview of Umberto Eco। ये जो पार्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, पार्ट। दिस पार्ट इज टेकन फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको के एक इंटरव्यू का ये पार्ट है। इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मानभन, मैंने बताया था इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कौन है, मुकुंद पद्मानभन। फ्रॉम द हिंदू मीन्स द रिपोर्टर ऑफ द हिंदू। फ्रॉम द हिंदू का मतलब क्या है, द हिंदू का कौन है, रिपोर्टर है। अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी बोलोना। ठीक है, बोलोना इन इटली। बोलोना ये एक सिटी का नेम है जो इटली में है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो क्या था, प्रोफेसर था।
and had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, ठीक है, literary interpretation and medieval aesthetic before he turned to writing fiction, ठीक है, गेटिंग। देखिए फिर से पढ़ते हैं। वो जो वहाँ पे प्रोफेसर थे ना अम्बर्टो इको, जो बोलोना में इटली में प्रोफेसर थे, उन्हें पहले ही, फॉरबिडेबल का मतलब होता है बेटा दैट कांट बी पोस्टपोन, ठीक है, दैट इज़ नेसेसरी टू गेट, जिसे अटलनीय बोलते हैं भी, जिसे टाला ना जा सके, परमानेंट भी कह सकते हैं फॉरबिडेबल, ठीक है, कन्फर्म भी कह सकते हैं, कन्फर्म्ड, जो कन्फर्म है कि भी हाँ इसे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो वो रेपुटेशन उसे एक स्कॉलर के तौर पे मिल चुकी थी। किस लिए मिली? सेम्योटिक्स के कारण मिली। सेम्योटिक्स क्या? साइन, स्टडी ऑफ साइन। वो सेम्योटिक्स पे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते थे। इस पे लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, जो उन्होंने लिटरेचर में अपनी वर्क जो लिखा है, चाहे वो पोइट्री है चाहे वो प्रोज है, उनके लिए उसे फेम मिली। एंड मीडिएवल एस्थेटिक, मीडिएवल एस्थेटिक होता है बेटा मॉरल वैल्यूज़, फिलॉसफी के लिए भी यूज़ कर देते हैं, तो उस मीडिएवल हिस्ट्री के लिए और उन मॉरल वैल्यूज़ के लिए बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, जब उसने फिक्शन लिखना शुरू किया ना, उससे पहले ही उसे इन चीज़ों के लिए फेम मिल चुकी थी। किसकी बात करें? अम्बर्टो इको जो कि बोलोना में एक प्रोफेसर हैं, उसे बहुत पहले ही जो है एक अच्छी रेपुटेशन, अच्छी जो है रिस्पेक्ट मिल चुकी थी अपने आइडियाज़ के लिए, सेम्योटिक्स पे, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मीडिएवल एस्थेटिक्स के लिए। और उसके बाद उसने फ़िक्शन लिखना शुरू किया था। फिक्शन का मतलब होता है बेटा इमेजिनेटिव स्टोरीज़, ठीक है, काल्पनिक जो कहानियाँ हैं वो। लिटरेरी फिक्शन, academic text, essays, children books, newspaper articles, his written output is staggeringly large and wide ranging, ठीक है। बस उसी की तारीफ चलेगी सारी अम्बर्टो इको की, क्योंकि मेन पार्ट वही है। देखो, और कहते हैं उन्होंने लिटरेरी जो फिक्शन लिखा, ठीक है, मैंने अभी बताया था इमेजिनेटिव स्टोरीज़, उनका जो एकेडमिक टेक्स्ट था, एसेज जो लिखे, चिल्ड्रन के लिए बुक्स लिखी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे, उनका जो रिटर्न आउटपुट था स्टैगरिंगली होता है स्लोली, वैसे स्टैगरिंग का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, तो यहाँ पे स्लोली धीरे धीरे वो एक लार्ज और वाइड रेंज पे पहुँच गया। पहले तो थोड़ी फेम गेन की, फिर और ज़्यादा, एंड लेटर ही बिकेम मोर फेमस, फिर वो लास्ट में क्या बन गए? बहुत ज़्यादा फेमस बन गए। In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the Name of Rose, which sold more than 10 million copies. ये आपका लास्ट पॉइंट चल रहा है। In 1980 में क्या हुआ? उनको एक सुपरस्टारडम के जैसे, सुपरस्टार के जैसे, इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार, सिर्फ सुपरस्टार नहीं, इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार के इक्वल उन्हें क्या मिल गई? जो है वो फेम मिल गई, ठीक है। वो कोई क्यों मिली? आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ रोज़, किसके पब्लिकेशन के बाद? नेम ऑफ रोज़ की पब्लिकेशन के बाद। और इतनी फेमस हुई ये बुक उसकी, दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक, ये बुक इतनी फेमस हुई कि इसकी लगभग 10 मिलियन कॉपी बिक गई। देन ही बिकेम फेमस, तब ये बहुत फेमस बन गए। एंड देन मुकुंद केम टू टेक हिज इंटरव्यू, और तब मुकुंद आए उनका इंटरव्यू लेने के, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Okay, again I'm telling you what we read out in this one. Read out only one sentence regarding Mukund Padmanabhan, and the complete paragraph is regarding Umberto Eco, ठीक है। मुकुंद पद्मानाभन, रिपोर्टर ऑफ द हिंदू, ओनली दिस थिंग इज रिटन। अम्बर्टो इको, हु वॉज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना इन इटली, एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ रेपुटेशन, ही गॉट अ लॉट ऑफ फेम बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज ऑन सेम्योटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड medieval aesthetics. Later he started to write fiction. So for fiction also he became famous. For academic text, essays, children books, newspaper articles, he became slowly he became famous. And in 1980 he became a superstar, an intellectual superstar, after the publication of the Name of Rose, because near about 10 million copies were sold of this book. Okay, chaliye, I hope you got all these things. If anyone is having doubt, then ask to me. And thank you so much for watching this one. And if you like, then like, share and subscribe my channel. Don't forget to subscribe it. Thank you so much, beta.